Good morning, students. In previous classes, we have studied about the Charles law, Boyle's law, and numerical based on them, and we have also studied the application of Charles law and Boyle's law. Today, we will study about the Gay-Lussac law. It is also known as pressure-temperature relationship. It states that at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature. Now, thus, mathematically, we can write that P is directly proportional to T, which implies P is equal to K3 into T, where K3 is proportionality constant. ना पहले हम लोग दो लॉ में यूज कर चुके हैं K1 और K2, इसलिए यहाँ पर K3 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K3 ना। एक बॉयल्स लॉ में हम लोग यूज किए थे, एक चार्ल्स लॉ में यूज किए थे K1 K2 रिस्पेक्टिवली ना, यहाँ पर K3 हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं P अपॉन टी, इसको रीअरेंज कर दिए इस इक्वेशन को। ऑन रीअरेंजिंग यू विल गेट P बाई टी इज कांस्टेंट, यह एक कांस्टेंट होगा। तो अगर कोई गैस जिसका पार्शियल इनिशियल प्रेशर P1 हो एंड इट इज एट टेम्परेचर T1, देन when its pressure changes to P2 at the temperature T2, then it can be written as P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसका ग्राफ आप देख लीजिए, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर जहाँ केल्विन में ले लिया हूँ, ठीक है। और इसका ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो P और T का जो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए पीछे की तरफ, बैक साइड की तरफ, तो अगर प्रेशर जीरो हो और टेम्परेचर भी जीरो हो जाए तो यहाँ आकर के ये मिलेगा। और कब होगा? जब आपका टेम्परेचर जीरो हो जाए। टेम्परेचर जहाँ किस चीज़ में हो, केल्विन में होना चाहिए। लेकिन यही टेम्परेचर अगर आप सेल्सियस स्केल पर ले लें, प्रेशर और टेम्परेचर ना, उधर हम लोग रिलेशन पढ़े थे, यही ना था आपका, क्या था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब कि P जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका T बढ़ता चला जाएगा। वही ये ग्राफ है ना, जैसे जैसे P का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इधर टेम्परेचर लिए हुए हैं, इधर प्रेशर लिए हुए हैं, इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ गया ये, ठीक है। लेकिन ये केल्विन स्केल पर है, ठीक है। तो ये 0 केल्विन पर जाकर के आपका प्रेशर जो होगा वो 0 हो जाएगा किसी भी गैस का, ठीक है। तो अब आइए, अगर हम लोग टेम्परेचर केल्विन में लेकर के सेल्सियस में लेते तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा ग्राफ। ये हो गया आपका टेम्परेचर, इस एक्सिस पर प्रेशर ले लिया हूँ, ठीक है। और हम लोग पढ़ चुके हैं V इज इक्वल टू K ना, इंटू T प्लस 273.15। ये हम लोग रिलेशनशिप कहाँ पढ़े थे? चार्ल्स लॉ में पढ़ लिए थे, ठीक है। तो किसी भी गैस का प्रेशर जो होगा जीरो होगा कब? जब उसको हम लोग सेल्सियस स्केल में अगर टेम्परेचर -273.15 डिग्री सेल्सियस ले जाए। ग्राफ का नेचर जो होगा इस तरह से होगा। और धीरे धीरे देख रहे हैं आप कि प्रेशर घटाने से टेम्परेचर घटाने से प्रेशर भी घटता चला जा रहा है। और किसी भी गैस का प्रेशर जो होगा, ठीक है, वो जाकर के आपका जीरो हो जाएगा कब? -273.15 डिग्री सेल्सियस में वैसा होता है, ठीक है। और जो कि ये पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी गैस का टेम्परेचर आप -273.15 डिग्री सेल्सियस नहीं दे सकते, पॉसिबल नहीं है। उससे पहले ही जो गैसेज जो होंगे वो क्या होते हैं, हाँ, प्रेशर उन लोग का क्यों घटता चला जाता है? क्योंकि वो एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर हम डाउन करते चले जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसका तो ऐसे ही अब घटा रहे हैं, इसलिए आपका -273 पर जाकर के ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेशर जाकर के जीरो हो जाता है। आइए अब इसका हम लोग और कुछ डिफरेंट पहलू इसका देखते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट वॉल्यूम रख दिए V1 V2 V3 V4, तो डिफरेंट वॉल्यूम पर आपका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ जो होगा आएगा इधर इधर होगा। साथ साथ अगर वॉल्यूम आप बढ़ाते चले जाएं तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ाने से नीचे की तरफ ग्राफ आएगा। P और V का रिलेशन याद कीजिए ना, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या है कि प्रेशर आपका घट गया, और प्रेशर घटने का मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ गया। तो देखो प्रेशर अगर आपका यहाँ कम है, इसका मतलब कि वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो V4 आपका हायर वॉल्यूम है। देखो यहाँ दिखला दिए हैं V4 V3 V2 V1 ना। और रिलेशन ऑफ P और V अब पढ़ चुके हैं ना, कैसा होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। तो वॉल्यूम ज्यादा का मतलब है कि प्रेशर कम लग रहा है, इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ है। और टेम्परेचर अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में ले लें तो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी गैस का कोई भी वॉल्यूम, उसका प्रेशर जो होगा वो जीरो हो जाएगा।
उससे पहले ही आपका ये घटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशनशिप, क्योंकि आप कोई भी वॉल्यूम ले लीजिए, ठीक है, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कराते चले जाएं, धीरे धीरे उसका प्रेशर घटता चला जाएगा और -273.15 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के वो क्या हो जाएगा, उसका प्रेशर 0 हो जाएगा। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एवोगैड्रो लॉ। ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे, यहाँ पर फिर से पढ़ना है, इसलिए इसको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एवोगैड्रो लॉ पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप कहते हैं। It states that equal volume of all gases under the same condition of temperature and pressure contain equal number of molecules। कोई भी गैस ले लें, ठीक है, तो उस आपका वॉल्यूम जो होगा नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिकुल्स। अगर किसी भी गैस का आप इक्वल वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोलिकुल्स जो होगा वो इक्वल होगा। यही आपका एवोगैड्रोज लॉ है। दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, और यहाँ प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, उस कांस्टेंट का नाम दे दिए हम लोग K4, जो कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब कि V जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, N का है। ठीक है, V बाई N जो होगा वो आपको कांस्टेंट हो जाएगा। द नंबर ऑफ मोलिकुल्स इन 1 मोल ऑफ द गैस हैज बीन डिटरमाइंड टू बी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये 10 टू द पावर 23 है जी, 1023 नहीं, इसको समझना, 10 टू द पावर 23 है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। The number of mole in 1 mole of gas has been determined to be 6.022। किसी किसी बुक में लिखा हुआ होगा 6.023 ना, दोनों सही है, दोनों डाटा लेकर के चल सकते हो तुम लोग। इंटू 10 टू द पावर 23 एंड इज नोन एज एवोगैड्रो कांस्टेंट। और जैसे हम लोग एवोगैड्रो लॉ से एवोगैड्रो कांस्टेंट आया है, तो V जो होता है N का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जहाँ N हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस का। टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। टेम्परेचर और प्रेशर हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए इस कंडीशन में, तभी जो होगा V जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोलिकुल्स है। और किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोलिकुल्स जो होता है, ठीक है, एक मोल गैस का वो एक एवोगैड्रो कांस्टेंट के बराबर होता है और ये एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। ये एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 के बराबर होता है। सिंस वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव सेम वॉल्यूम। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मीन्स पढ़ा चुके हैं कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 273.15 केल्विन। ठीक है, 1 बार आपका प्रेशर होना चाहिए और 1 बार बराबर होता है एग्जैक्टली 10 टू द पावर 5 पास्कल प्रेशर है ना। यहाँ पर थोड़ा सा डाटा आपको ये क्या कहा जाता है, ये 105 नहीं पढ़ना है, 10 टू द पावर 5 पढ़ना है, टाइपिंग मिस्टेक है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होता है एंड प्रेशर का मतलब हो गया, ऐसे देखो 29 केल्विन में अगर लोगे तो अप्रोक्स डाटा जो होता है स्टैंडर्ड STP जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो होता है तुम्हारा 298 केल्विन। ठीक है, और इसको हम लोग अगर बार में ले लें, एक बार हाँ कब होता है 298 केल्विन, जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लेते हैं 1 ATM के बराबर लेते हैं तब होता है। ठीक है, नहीं तो आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो होगा 273.15 केल्विन होता है। कब, जब हम लोग प्रेशर एक बार कंसिडर करते हैं, और यह पास्कल में अगर प्रेशर का यूनिट लेते हैं तो 1 बार बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 5 पास्कल प्रेशर। ये वैल्यू आप याद रखेंगे। ठीक है, दिस वैल्यू अप्रोक्सीमेट फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल। ये वैल्यू जो लिया हुआ है सी लेवल पर लिया हुआ है और ये फ्रीजिंग पॉइंट के हिसाब से लिया हुआ होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडर करके लिया हुआ होता है। ठीक है, एट STP क्या हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियल गैसेज इज 22.71098 लीटर पर मोल, और यह इतना के बराबर होगा। ये डाटा लिखते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेट कितना ले लेते हैं डाटा, 22.4 लीटर ले लेते हैं पर मोल ले लेते हैं। मोल कंसेप्ट पढ़ाया था मैं, वहां पर ये डाटा यूज किया था मैं ना, कि यहाँ पर किसी भी जैसे हम लोग गैस है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है STP पर, उसमें मोल में हमको बदलना है।
तो डिवाइड कर दिए थे 22.4 लीटर से ना, तो वही अप्रोक्सीमेट डाटा लिया हुआ होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 केल्विन कब होगा, जब एक एटमॉस्फेरिक बार टेम्परेचर हम लोग ये प्रेशर कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर हम लोग क्या कहा जाता है 1 एटीएम प्रेशर कंसिडर करेंगे तो आपका जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो 298 केल्विन होता है, याद रखेंगे। आइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलो ना। ये हम लोग मोल्स लॉ में पढ़िए, मोल्स कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल बराबर मोलकुलर वेट ये वेट अपॉन मोलकुलर वेट, ये रिलेशनशिप हम लोग पढ़ चुके हैं। वेयर स्मॉल m बराबर मास ऑफ द गैस अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड m हो गया मोलर मास या वेट अपॉन मोलकुलर मास, ऐसे कह सकते हैं आप। तो हम लोग जान रहे हैं कहाँ से, Avogadro's law से V is directly proportional to N, which implies V is equal to K4 into N, thus V बराबर K4 M upon M। ये हो गया रिलेशनशिप हो गया आपका। अब आइए इसी को हम लोग रीअरेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से m का वैल्यू निकाल दिए, m बराबर क्या हो गया, ये K4 M हो गया, यहाँ V आ गया रीअरेंज करने पर। ठीक है, यहाँ से अब हम लोग क्या कहा जाता है, फिर यहाँ पर डाटा हम लोग चेंज कर रहे हैं। m हो गया यहाँ पर, ये k हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी हो गया। तो मास बढ़ेगा कब, जब डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ठीक है, जिस गैस का मोलकुलर मास ज्यादा होगा, मोलकुलर वेट ज्यादा होगा, उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। यहाँ पर यही हम लोग कंक्लूजन निकाले। एवोगाड्रो लॉ से क्या कंक्लूजन निकाले, किसी भी गैस का अगर मोलकुलर वेट ज्यादा हो तो उसकी डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। आइए अब हम लोग कुछ गैस पढ़ने जा रहे हैं, आइडियल गैस और आपका रियल गैस के बारे में हम लोग जान जाए। तो आइडियली देखो, आइडियल जैसे ना कि वो मेरा आइडियल आदमी है, वो मेरा आइडियल लीडर है या फलाना के रिस्पेक्ट में हम आइडियल उसको लेते हैं। कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता है, आइडियल चीज़ का एग्जिस्टेंस है ही नहीं नेचर में। अगर आइडियल है तो वह भूत है। ठीक है, ऐसा नहीं है, आइडियल होता ही नहीं कोई भी चीज़। तो गैस भी है वो आइडियल गैस नहीं होता है, इमेजिनरी है। ये सब जितने भी है माइंड का उपज है, इमेजिनरी है। आइए, अ गैस दैट फॉलोज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड लॉज ऑफ डिफ्यूजन एंड एवोगाड्रोस लॉ स्ट्रिक्टली इज कॉल्ड आइडियल गैस। आइडियल गैस किसको कहेंगे, जो आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करे। और आइडियल गैस इक्वेशन आपका क्या है, पीवी बराबर nRT। और ये कहाँ से हम लोग लाए थे ना, तो इट फॉलो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड एवोगाड्रोस लॉ, सबको कंबाइन करा करके हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लाए थे। तो कोई भी वैसा गैस जो बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को, लॉ ऑफ डिफ्यूजन और एवोगाड्रोस लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, और क्या फॉलो करे, obeys the equation of a state that is PV बराबर nRT, such gases is hypothetical and does not exist। इस तरह के गैसेज जो होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इट इज एज्यूम दैट द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर नॉट प्रेजेंट बिटवीन द मोलिकुल्स ऑफ आइडियल गैस। और ऐसा हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जो आइडियल गैसें हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, लेकिन ऐसा कहना गलत है। इट डज नॉट लिक्विफाई इन गैसियस स्टेट इवन एट 0 केल्विन। और आइडियल गैस जो होता है वो आपको लिक्विफाई नहीं हो सकता है इवन 0 केल्विन पर। ठीक है, तो एग्जिस्ट नहीं करता है तो लिक्विफाई कहाँ से होगा। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस इज 0। और इसका वॉल्यूम जो होता है, जैसे हम लोग मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं ना, ये स्पेस में मैटर जो होते हैं अपना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, कुछ मास होता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो कहता है कि ये इसका कोई वॉल्यूम ही नहीं होता, तो अरे रहेगा तब ना वॉल्यूम होगा, तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इट ओबे, हाँ तो यहाँ तक मैं बता दिया आपको। रियल गैसेज फॉलो दीज लॉ ओनली अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। और जो रियल गैसेज होते हैं इस लॉ को फॉलो करता है, लेकिन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में वो फॉलो करता है। और ये पढ़ा चुके हैं कि चार्ल्स लॉ कब एप्लीकेबल है, बॉयल्स लॉ कब एप्लीकेबल है, और लॉ ऑफ डिफ्यूजन आप लोगों को नहीं पढ़ाया हूँ, एवोगाड्रोस लॉ जस्ट अभी पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो जो रियल गैसेज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, वे सभी के सभी इस एबव लॉज को जिसका मैं नाम लिया उसको फॉलो करते हैं किसी न किसी कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में, व्हेन द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आर प्रैक्टिकली निग्लिजिबल। ठीक है, और हम लोग प्रैक्टिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है
गैसेज मोलिकुल्स के बीच में हम लोग निग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग रियल गैसेज देखते हैं। रियल गैसेज यानी नॉन आइडियल गैसेज, और ये कैसे हैं, तो ये एग्जिस्ट करते हैं रियल गैसेज। इसे हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। इट डज नॉट ओबे पीवी बराबर एनआरटी अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक कंडीशन पर पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करे, बॉयल्स लॉ को फॉलो करे। बॉयल्स लॉ तो अब पढ़ा चुका हूँ, उसमें सर्टेन लिमिट है, उस लिमिट के बाद बॉयल्स लॉ फेल कर रहा है, चार्ल्स लॉ उसके बाद फेल कर रहा है आपका। ठीक है, तो अंडर मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में ही वो फॉलो करता है। तो रियल गैसेज जो होते हैं ओबे तो करेगा, लेकिन लिमिट में करेगा, एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही करता है, और ये एग्जिस्ट करते हैं। नो रियल गैसेज इज आइडियल, और कोई भी ऐसा रियल गैस नहीं है जो कि आइडियल हो। ठीक है, आइए अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका हाफ ईयरली में पूछा भी हो ना। हाफ ईयरली में केमिकल बॉन्डिंग तक पूछना था। ठीक है, जब पहले फुल सिलेबस था तो ये भी आपका हाफ ईयरली में आता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नहीं है तो आपका एनुअल में आ जाएगा, एनुअल में नहीं आएगा तो इंटरनल एग्जाम में आ जाएगा आपका। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, कैसे ड्राइव होता है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन ना, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ भी इज inversely proportional to pressure at constant temperature and number of molecules। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भी का यह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, भी जो होता है प्रेशर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। साथ ही साथ हम लोग चार्ल्स लॉ में देखे थे कि भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कब, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आर कांस्टेंट ना। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू Avogadro's law ना, V is directly proportional to N at constant pressure and temperature। ठीक है, ये तीनों लॉ को कंबाइन कर दीजिए, तो देखो तीनों जगह भी है, यहाँ भी दे दिए, प्रोपोर्शनल है तो यहाँ प्रोपोर्शनल दे दिए ना। तो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, N है, देखो ये N दे दिए, ऊपर में T है, T दे दिए, डिनोमिनेटर तुम्हारा P है, डिनोमिनेटर में यहाँ P ले आए। ऑन कंबाइनिंग हम लोग का V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, इक्वेशन आ गया। और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हम लोग इसमें कर सकते हैं, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT अपॉन P, विच इम्प्लाइज PV बराबर NRT। यह आपका R क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसे हम लोग आइडियल गैस, ये क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं। आर क्या है आपका, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और एक तरह का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑन रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी ना, वी हैव आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। दिस आर इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इट इज सेम फॉर ऑल गैसेज, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना। अब आइए इसका डिफरेंट यूनिट में ना, डिफरेंट ये यूनिट में इसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो प्रेशर अगर हम लोग पास्कल में ले लें, 10⁵ ले लें, वॉल्यूम 22.71 ले लें। ठीक है, और इसके बाद एन हम लोग ले लिए 1 मोल, ये हो गया आपका कितना, 273.14 टेम्परेचर हम लोग ले लें। ठीक है, तो ये जो हम लोग का वैल्यू होगा आपका 10⁻³ है ही आपका। तो ये हम लोग वैल्यू पुट कर दें, तो ये आर का वैल्यू जो होगा आपका 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ही आ जाएगा। ये डाटा आपको याद रखना पड़ेगा, कम से कम ये फाइनल वैल्यू भूल गए तो इस वैल्यू से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना। वैल्यू में यहाँ चेंज किया हुआ है मीटर क्यूब में। अब आइए आर हम लोग दूसरे यूनिट में अगर इसको हम लोग ले लें, जैसे आर बराबर पी इंटू वी अपॉन एन टी ना, फिर पी बराबर 180 वहाँ पास्कल में लिए थे आप। ठीक है, 10⁵ लेकर के यहाँ हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लिए। तो मैं बताया था माय डियर कि अगर हम लोग वॉल्यूम, अगर प्रेशर अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ले लें तो वॉल्यूम जो होगा गैस का कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। और अगर हम लोग उसमें ले लें 1 बार में ले लें तो ये वैल्यू आपका चेंज कर गया था, ये वॉल्यूम वाला। ठीक है, अब हम लोग आइए, अब हम लोग ये V का वैल्यू ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेंज में, N का वैल्यू 1 ले लिए, टेम्परेचर 273 केल्विन ले लिए। तो वैल्यू सारा पुट कर दीजिए इसमें, ये डाटा आ गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये डाटा आ गया, R इज इक्वल टू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया आपका। इसको रीअरेंज करके डिफरेंट हम लोग लीटर में चेंज कर सकते हैं, मिली लीटर में चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से ये डिफरेंट यूनिट में डिफरेंट डाटा इसका आता चला जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, इस यूनिट में आर का वैल्यू कितना होगा, तो कम से कम 2 यूनिट तो आप जान ही जाइए जो मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है,
आइडियल गैस इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन फोर वेरिएबल्स ना, पीवी बराबर एनआरटी, इसमें फोर वेरिएबल्स है, इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ए स्टेट, इसीलिए इसको इक्वेशन ऑफ ए स्टेट कहते हैं। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है, आइडियल गैस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्टेट क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आइडियल गैस इक्वेशन में फोर वेरिएबल्स है एंड इट डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ एनी गैस, किसी भी गैस के स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इसीलिए इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्टेट देते हैं, कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग कंबाइनिंग गैस लॉ जो आपके पास है, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है, इसको अब हम कंबाइन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ ना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P और इट कैन बी ना सेड एज V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और चार्ल्स लॉ में था V is directly proportional to T at constant pressure when the number of gaseous molecules are fixed. On combining these two law we have V is directly proportional to T by P, which implies V is equal to KT by P where K is proportionality constant. On rearranging we can write PV बराबर T, PV upon T बराबर constant when the gases at T1 temperature possess the pressure P1, volume V1, and after temperature changing its temperature from T1 to T2, its pressure becomes P2 and volume becomes V2, then we can write P1 V1 upon T1 बराबर P2 V2 upon T2 ना, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। कोई भी टेम्परेचर था वह T1 से T2 में चेंज कर गया, इनिशियल वॉल्यूम V1 था वो V2 में बदल गया, पार्शियल इनिशियल प्रेशर P1 था वो P2 में चेंज हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 बराबर P2 V2 अपॉन T2। कहाँ से रिलेशन आया, यहाँ से आया, क्योंकि PV अपॉन T ना का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है ना, तो ये भी इन दोनों इनका रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसमें वेरिएबल्स आपका कितना आ गया, 6 वेरिएबल्स है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गया, इस पर न्यूमेरिकल आता है, पूछेगा आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग रिलेशन देखने जा रहे हैं, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ द गैसियस सब्सटेंस का कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से PV बराबर nRT, इसको रीअरेंज कर दिए, N अपॉन V इज इक्वल टू P अपॉन RT ना, सिर्फ रीअरेंज किए, कुछ नहीं किए, इसको सिर्फ रीअरेंज कर दिए हैं, ठीक है। और N बराबर क्या हो गया, मास अपॉन मोलिकुलर मास ना, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से n का वैल्यू रख दिए m स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, और यहाँ ये आपका v हो गया, ये p यहाँ है, RT नीचे है, RT रहने दिए, ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं, तो यहाँ डेंसिटी अपॉन कितना हो गया, कैपिटल M हो गया, अपॉन p अपॉन RT हो गया। तो यहाँ से हम मोलिकुलर वेट का रिलेशन निकाल दिए, यहाँ m का वैल्यू निकाल दिए, तो m बराबर क्या होगा, DRT अपॉन p, ठीक है। मतलब कि m मोलिकुलर मास बढ़ने से डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, आपका प्रेशर जो होगा वो आपका घटेगा। आइए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम वहां पर पढ़ाए थे, क्या कहा जाता है, नहीं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर नहीं पढ़ाए हैं। आइए सबसे पहले वर्ड क्लियर करती है पार्शियल प्रेशर है क्या, ठीक है। पार्शियल प्रेशर आप जान जाइए, जैसे कोई कंटेनर ले लीजिए, इसको मैं मार्कर लेकर के समझा देता हूँ। एक कंटेनर ले लिए, ठीक है, ए, इसमें कोई गैस ले लिए, सपोज कि हाइड्रोजन गैस ले लिए, कौन सा गैस ले लिए, हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। तो गैसेज जो होते हैं स्ट्राइक करते हैं वॉल ऑफ द कंटेनर से एंड दे एग्जर्ट प्रेशर, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में है, ये पढ़ेंगे आप, कहीं ना कहीं मैं पढ़ाऊंगा ही। तो गैसेज प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, तो इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर हो गया वो पार्शियल प्रेशर कहला गया, सपोज कि इसका पार्शियल प्रेशर P1 है। दूसरा कंटेनर है O, B, इसको नाम B दे दिए, इसमें ऑक्सीजन गैस ले ली, तो ऑक्सीजन भी जो होगा इसके कंटेनर पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा इंटरनल वाल पर, ठीक है। इसका जो प्रेशर है सपोज कि कहा गया P2, तो यहाँ P2 जो होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, यहाँ P1 है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया, और अगर दोनों गैस को हम लोग एक कंटेनर में मिक्स कर दें C में, तो टोटल प्रेशर जो होगा ना, P टोटल जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, P1 प्लस P2 के बराबर हो जाएगा। यही डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, ठीक है।
तो यही कहता है द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव गैसेज इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेज। ये गैसेज कैसा होना चाहिए, अनरिएक्टिव होना चाहिए, आपस में एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन लेते तो रिएक्ट कर जाता, ठीक है, नॉन रिएक्टिव गैसेज ले लिए, ठीक है। तो होगा क्या कि दोनों को अगर एक मिक्स कर दें तो इसमें जो टोटल प्रेशर जो एग्जर्ट करेगा ये सम टोटल ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस के बराबर होगा। दिस इज नोन एज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैथमेटिकली पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 ना, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वेयर P टोटल इज total pressure exerted by the mixture of the gas and P1, P2, P3 are the partial pressure of the respective gases। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, ऑक्सीजन है, इसका पार्शियल देखिए एनिमेटेड है, नहीं है एनिमेटेड, कोई बात नहीं है। यहाँ देख लीजिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, यहाँ नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर है, यहाँ आपको आर्गन का है, यहाँ पर वाटर का आपका पार्शियल प्रेशर है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है। ये सब को मिला करके इसमें डाल दिया गया, ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो होगा ये जहाँ जहाँ अंडरलाइन किया हूँ रेड इंक से मैं ना, ये इतना के बराबर हो जाएगा, इतना ही वैल्यू आएगा, आप जोड़ करके देख लीजिए, इतना आएगा आपको, ठीक है। तो यही हो गया आपका टोटल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। अब आ जाइए आप, एनिमेशन से इसको दिखलाने की कोशिश किया हूँ मैं। इसमें स्टीम ओनली है जिसमें 8 बार प्रेशर है, दूसरा आपका एयर है, ठीक है, उसमें 2 बार प्रेशर है आपका, और दोनों को मिक्स कर दिए, कंटेनर में ले जा करके डाल दिए। देखिए कंटेनर में है, इसमें सिर्फ देखो रेड कलर का डॉट्स दिखाई दे रहा होगा, इसमें ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, इसमें दोनों दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो हो गया स्टीम का 8 बार हो गया ना, ये एयर का पार्शियल प्रेशर यहाँ 2 हो गया, ठीक है, दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, स्टीम एंड एयर को देखो तो 10 बार के बराबर आ गया, टोटल प्रेशर के बराबर आ गया। इसमें प्रेशर ज्यादा एक्सेप्ट हो जाएगा, दोनों के पार्शियल प्रेशर के सम टोटल के बराबर होगा, ठीक है। अब आ जाइए, गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। अगर गैस को हम लोग कहीं बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस बनाना था आपको 10 क्लास में, तो क्या करते थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते थे हम लोग डाइल्यूट, उसमें जिंक ग्रेनुल्स डाल देते थे, हाइड्रोजन गैस निकलने लगता था, उसको हम लोग वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड से हम लोग क्या करते थे, वाटर से पास कर देते थे, बबल्स निकलता था ना, खास करके सोप सोल्यूशन लिए थे तो उसमें बबल्स खूब बना था। तो वाटर जनरली जो कलेक्ट होते हैं, सॉरी गैसेज जो जनरली हम लोग कलेक्ट करते हैं, ये वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो मॉइस्ट होता है, ठीक है। तो जो उसका प्रेशर आएगा गैसेज का, वो मॉइस्चर के प्रेशर भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। तो हम लोग एग्जैक्ट प्रेशर जो निकालते हैं, ड्राई गैस का प्रेशर जो होगा, तो टोटल प्रेशर में से जो आपका मॉइस्चर का जो प्रेशर है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वही आपका ड्राई गैस का प्रेशर कहलाएगा। तो गैसेज आर जनरली कलेक्टेड ओवर वाटर एंड देयरफॉर आर मॉइस्ट। Pressure of dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of water from the total pressure of the moist gas, which contains water vapor also. Pressure exerted by saturated water vapor is called aqueous tension। Saturated water vapor का जो प्रेशर होता है, जो आपको गैस के साथ मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग aqueous tension कहते हैं। तो ड्राई गैस का प्रेशर अगर हमको निकालना हो तो टोटल प्रेशर में से उसका aqueous tension को माइनस कर दीजिए। aqueous tension क्या है, तो इट इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सैचुरेटेड वाटर वेपर ना, ये सैचुरेटेड वाटर वेपर होना चाहिए। सैचुरेटेड वाटर वेपर क्या होता है वो देख लो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम सुने हो ना, that solution in which further addition of the solid molecules is not possible। If one molecule will be added to it, it will be concentrated, it will be displaced, it will be precipitated, वह बैठ जाता है। तो सैचुरेटेड कंडीशन में हम लोग ले आए, जिसमें अब गैस घुलेगा नहीं, वो निकलता चला जाएगा। तो उस कंडीशन में जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा आपको ये लिक्विड का, वेपर का ना, गैस के साथ जो निकल रहा है, वही एक्वस टेंशन कहलाता है। आइए काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यह डायग्राम देख लीजिए, एक कंटेनर है जिसमें गैसेज है, ये क्या कर रहा है, गैसेज एक दूसरे से भी स्ट्राइक कर रहा है, एंड इट आल्सो स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, या कंटेनर के वॉल से भी स्ट्राइक कर रहा है ना, जिसके चलते क्या होगा, दे विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ठीक है। और अगर कंटेनर मजबूत नहीं हुआ, अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फूट जाएगा, जैसे बैलून फूट जाता है आपका प्रेशर एग्जर्ट से,
तो ये हो गया आपका काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज। आइए अब हम लोग डिटेल्स में देखते हैं काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी ऑफ गैसेज है क्या। ठीक है, कुछ और डायग्राम देख लीजिए, इसको देखने से आपको कुछ माइंड में पॉइंट्स आपका आएगा। देखो, कंटेनर में अगर गैस आप डाल दीजिए ना, तो ये एक दूसरे से स्ट्राइक करते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं, इवेन वो क्या कहा जाता है, एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। तो आइए एक एक करके अब हम लोग देखते जाते हैं। बट इन फैक्ट ओनली दिस अमाउंट ऑफ रूम इज अवेलेबल बिकॉज द रेस्ट इज टेकन अप बाय द मोलिकुल्स देमसेल्फ। ठीक है, तो जो भी गैसेज आपको दिखाई दे रहा है क्या होगा, उनके लिए टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई हो जाएगा। जिस कंटेनर में गैसेज को रख दीजिए, उस कंटेनर के टोटल वॉल्यूम को वो ऑक्युपाई कर लेते हैं। ठीक है, यही यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर कुछ आप डायग्राम देखिए, एनिमेटेड है ये आपका। दो तरह के गैसेज हैं, रेड और ब्लू, एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं, साथ साथ कंटेनर के वाल से भी स्ट्राइक कर रहे हैं, और यही क्या होगा, प्रेशर एग्जर्ट करता है। ठीक है, आइए ये है क्या, आइए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स देखते हैं। गैस ला हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द प्रेशर इंक्रीजेज व्हेन वी कंप्रेस द गैसेज, बट वी वुड लाइक टू नो व्हाट हैपेंस एट द मोलिकुलर लेवल व्हेन द गैस इज कंप्रेस्ड। जैसे हम लोग पढ़े थे ना शुरू में ही, सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट ऑफ मैटर में तीन तरह के होते हैं। इसमें पहले ही चैप्टर में पढ़े थे सम बेसिक कंसेप्ट में, तो उसमें पढ़े थे कि गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड। तो गैसेज को जैसे हम लोग कंप्रेस्ड कर दिए, तो मोलिकुलर लेवल पर गैसेज के साथ आखिर होता क्या है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक हम लोग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी इज कंस्ट्रक्टेड टू आंसर सच क्वेश्चंस। द थ्योरी दैट अटेम्प्ट्स टू elucidate the behavior of gases is known as काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी, और इसी को हम लोग काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी कहते हैं। यह मैक्सवेल का दिया हुआ है, और यह माइक्रोस्कोपिक मॉडल है, बहुत मतलब माइन्यूट लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर इसको कंसिडर किया गया है, और एक तरह का एजम्पशंस है, इसीलिए इसको हम लोग पोस्टुलेट्स कहते हैं, एजम्पशंस कहते हैं। ठीक है, हालांकि लिखा हुआ जरूर है काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। ठीक है, तो जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाए, and you are giving the answer on the basis of your conjecture and intuition, and that may or may not be proved by the experiment, तो उसको हम लोग हाइपोथेसिस कह देते थे, एजम्पशंस को। अगर प्रूफ हो जाता था तो वो थ्योरी में बदल जाता था। तो ये एजम्पशंस है, थ्योरी नहीं बल्कि एजम्पशंस है। गैसेज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। कोई भी गैसेज जो होते हैं, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल से बने हुए होते हैं, और ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दीज आर सो स्मॉल एंड सो फार अपार्ट ऑन द एवरेज दैट द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू द एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम। तो एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल हो जाता है एम्प्टी स्पेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और बहुत ही ज्यादा वो छोटे होते हैं और एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज ए पॉइंट मासेज। और इन गैसेज को ना, जिसको हम लोग आइडेंटिकल पार्टिकल कहते हैं ना, और ये पार्टिकल किस चीज के बने हुए हो सकते हैं, एटम या मॉलिक्यूल्स के बने हुए होते हैं, इन्हें हम लोग पॉइंट मासेज कहते हैं। दिस एजम्पशन एक्सप्लेन्स द ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेज। जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल के बीच में, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल हो ना, सेपरेटिंग डिस्टेंस हो जाता है, जिसके चलते उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और इन पार्टिकल को हम लोग क्या नाम देते हैं, पॉइंट मासेज देते हैं। तो यहीं से आपका क्लियर होता है कि एजम्पशन से, ये इस एजम्पशन से हम लोग को क्या फायदा हो रहा है, क्या मिल रहा है, तो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैसेज के बारे में जानते हैं। गैसेज कैन बी कंप्रेस्ड, क्यों कंप्रेस किए जा सकते हैं, क्योंकि एटम्स जो होते हैं, ये आइडेंटिकल पार्टिकल जो होते हैं गैसेज का, वो एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बहुत ही छोटे होते हैं, और एंड फार अपार्ट टू ईच अदर, बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं। तो बीच में सेपरेटिंग डिस्टेंस हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग कंप्रेस उसको कर सकते हैं। ठीक है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेज एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एज यू नो, on increasing the separating distance between two charged particle, ना, their Coulomb's law is failure ना,
डिस्टेंस बढ़ने से कूलम्ब्स लॉ फेल हो जाता है, ना तो अट्रैक्टिव फोर्सेज लगेगा ना रिपल्सिव फोर्सेज लगेगा। और ये जो गैसेज होते हैं जिनको जो पार्टिकल के बने हुए होते हैं वो पार्टिकल एटम या मोलिकुल्स हो सकता है, और ये बहुत ही टीनी होते हैं और फार अवे टू ईच अदर, देयरफॉर देयर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द रिपल्शन एक्टिंग बिटवीन देम। द पार्टिकल ऑफ द गैसेज आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड रैंडम मोशन, ये हमेशा कांस्टेंट और रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ द गैसेज मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इन ए स्ट्रेट लाइन during their random motion. They collide with each other and with the wall of the container. जब ये रैंडम मोशन में होते हैं दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, साथ ही साथ या कंटेनर के वॉल से भी कोलाइड करते हैं। प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द गैसेज एज ए रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। कोलिजन ऑफ द गैस मोलिकुल आर परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आपका बनता है कि जब कोलाइड करते हैं गैसेज मोलिकुल से एक दूसरे से, ठीक है, एक गैस के पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल से जब कोलाइड करेंगे तो किस तरह का कोलिजन होगा, तो परफेक्टली इलास्टिक। अब माइंड में आपका जा रहा होगा कि परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है। दिस मीन्स दैट टोटल एनर्जी ऑफ द मोलिकुल्स बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन रिमेन सेम। स्ट्राइक करने से पहले, कोलाइड करने से पहले, कोलाइड के बाद उसकी एनर्जी जो होता है रिमेन कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग मोलिकुल्स, their individual energy may change but the sum of their energy remain constant। जब कोलाइड करते हैं तो एक उनका चूंकि वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, कोई ज्यादा जोर से कोलाइड कर रहा है, कोई कम कोलाइड कर रहा है, कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई उस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। मास पर भी हम जानते हैं डिपेंड करता है, ठीक, कोलिजन का मोशन। तो अगर ये तो कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी वेलोसिटी चेंज कर जाएगा, जब वेलोसिटी चेंज कर जाएगा तो एनर्जी डिफरेंसेज आ जाएगा पार्टिकल के बीच में, लेकिन सम टोटल ऑफ द एनर्जी जो होगा जितना कोलाइड करने से पहले जितना था और बाद का जो होगा दोनों बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। देयर में बी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, देयर इंडिविजुअल एनर्जी में चेंज बट द सम ऑफ देयर एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। Different particle in the gas have different speed and hence different kinetic energy। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कोलाइड करने की वजह से, तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में आपका काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी उनका चेंज हो जाएगा, स्पीड उनका चेंज हो जाएगा। इफ ए मोलिक्यूल्स हैज variable speed then it must have a variable kinetic energy। It is assumed that the average kinetic energy of gas molecules is directly proportional to the absolute temperature। और काइनेटिक एनर्जी अब जो होता है गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेज, और ये प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। क्यों, जाहिर सी बात है हिट करेंगे तो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है कि वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही है, इट इज सीन दैट ऑन हीटिंग गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इंक्रीजेज। अब वॉल्यूम अगर कांस्टेंट कर देंगे तो क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी आप उसको हिट करके तो उससे क्या होगा, प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा मोशन के चलते। ऑन हीटिंग द गैस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेज एंड दीज स्ट्राइक द वॉल ऑफ द कंटेनर मोर फ्रिक्वेंटली दस एक्सर्टिंग मोर प्रेशर, ठीक है। और इस तरह से ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब हम लोग कल पढ़ते हैं बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज एंड डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ये आपके लिए, ठीक है, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो या इंटरनल एग्जाम हो, ये टॉपिक जो होगा वंडरवाल इक्वेशन, इसे हम लोग ड्राइव करेंगे। क्यों आइडियल गैसेज जो होते हैं, रियल गैसेज जो होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है, और कब बिहेव करने लगेंगे बाद में हम लोग प्रूफ करेंगे कि मतलब कुछ सर्टेन कंडीशन में रियल गैसेज जो होता है आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लगता है, आइडियली बिहेव करने लगता है। जिस तरह से क्या होता है सर्टेन कंडीशन में ह्यूमन बीइंग आइडियली बिहेव करने लगेगा और सर्टेन कंडीशन में वो बिहेव नहीं करेगा आइडियली, उसी तरह से गैसेज है, ठीक है, बिहेव करेंगे आइडियली लेकिन सर्टेन कंडीशन के बाद, ठीक है। ये आज की सभा यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज। फिर हम लोग मिलते हैं आपको कल। अटेंडेंस बनाने दीजिए, इसके बाद आप जाइएगा।